नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 15 के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बिल्कुल, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिक्स क्लियर करते हैं। अगर ये 20 कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो एग्जाम में काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ एकदम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिसर्च? ऑप्शंस है A डेटा प्रोसेसिंग, B कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, C मेकिंग प्राइस टारगेट्स या D बाय और सेल डिसीजन। इसका मतलब है कि रिसर्च शब्द का मुद्दे की बात में यानी बेसिक अर्थ क्या है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, मुझे तो लगा था डेटा प्रोसेसिंग होगा। यही तो, स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं और डेटा प्रोसेसिंग टिक कराते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखो, रिसर्च का बेसिक मतलब सिर्फ अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा करना है। ऑप्शन ए यानी डेटा प्रोसेसिंग गलत है, क्योंकि जब डेटा जमा हो जाता है तब उसे प्रोसेस करते हैं, जिसे एनालिसिस कहते हैं। ओ, मतलब पहले कलेक्शन फिर प्रोसेसिंग। हाँ, और ऑप्शन सी मेकिंग प्राइस टारगेट्स और ऑप्शन डी बाय और सेल डिसीजन, ये दोनों गलत हैं, क्योंकि ये तो एनालिसिस के बाद के आखिरी स्टेप्स हैं। तो बेस लेवल पर रिसर्च सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर, समझ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया? ऑप्शंस हैं A कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स, B रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, C सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, D नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब है कि भारत में पूरी अर्थव्यवस्था के जो बड़े आंकड़े होते हैं उनका मेन सोर्स क्या है। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। RBI क्यों, सेबी क्यों नहीं? समझने वाली बात यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा का मतलब है पूरे देश का डेटा, जैसे GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि कंपनी की रिपोर्ट सिर्फ एक कंपनी का डेटा देती है जो माइक्रो है। ऑप्शन सी सेबी और ऑप्शन डी NSE, ये दोनों स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर्स और एक्सचेंजेस हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था का डेटा नहीं निकालते। RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, वही ये बड़े आंकड़े मेंटेन करता है। अच्छा, तो मैक्रो मतलब देश का डेटा और देश का बैंक RBI है। इंटरेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डज वन गेट डेटा फॉर ग्लोबल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमी? ऑप्शंस A सेबी, B इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, C रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, D बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब है कि अगर हमें ग्लोबल इकोनॉमी को असर करने वाले फैक्टर्स का डेटा चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन B इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। तो इसमें लॉजिक वही पिछला वाला ही लगेगा ना? बिल्कुल सही पकड़ा। जब क्वेश्चन में ग्लोबल शब्द आ गया तो डोमेस्टिक एजेंसीज तो वैसे ही बाहर हो गई। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन सी RBI और ऑप्शन डी BSC, ये तीनों इंडिया की इंटरनल संस्थाएं हैं। ग्लोबल लेवल पर IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी एजेंसीज ही काम आती हैं। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकती है। क्लियर? हाँ, एकदम क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Who publishes buy, hold or sell recommendations in the public domain? Options है A buy side analysts, B sell side analysts, C investment bankers, D regulators। इसका मतलब है कि आम जनता के लिए शेयर खरीदने या बेचने की सलाह कौन छापता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल साइड एनालिस्ट्स। नाम थोड़ा उल्टा लगता है ना, सेल साइड वाले रेकमेंड कर रहे हैं। हाँ, वही ट्रिक है। देखो, सेल साइड वाले अपनी रिसर्च को पब्लिक को सेल करते हैं, यानी बेचते हैं, या फ्री में दिखाकर ब्रोकरेज कमाते हैं, इसलिए वो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट्स डालते हैं। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि बाय साइड वाले कभी पब्लिक में रिपोर्ट नहीं डालते। ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डील्स करवाते हैं, रिसर्च नहीं बांटते। और ऑप्शन डी रेगुलेटर्स तो मार्केट कंट्रोल करते हैं, उनका रिकमेंडेशन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मतलब जो रिसर्च बाहर दे रहा है वो सेल साइड है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसी से जुड़ा लग रहा है। व्हाट इज द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बाय साइड एनालिस्ट्स रिपोर्ट? ऑप्शंस ए स्ट्रिक्टली फॉर इंटरनल कंजम्पशन, बी पब्लिश्ड इन मेजर न्यूज़पेपर्स, सी सोल्ड टू रिटेल इन्वेस्टर्स, डी अप्रूव्ड बाय सेबी। इसका मतलब है कि बाय साइड एनालिस्ट की रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रिक्टली फॉर इंटरनल कंजम्पशन, यानी सिर्फ अंदर के लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल। पिछले सवाल में हमने देखा ना कि सेल साइड वाले पब्लिक को देते हैं
तो बाई साइड वाले जो होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स के एनालिस्ट, वो अपने रिपोर्ट सिर्फ अपने फंड मैनेजर को देते हैं ताकि वो मार्केट से प्रॉफिट कमा सकें। अगर उन्होंने ऑप्शन बी या सी की तरह रिपोर्ट पब्लिक में या रिटेल इन्वेस्टर्स को दे दी तो उनका सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। और ऑप्शन डी गलत है क्योंकि सेबी हर रिपोर्ट को अप्रूव नहीं करती। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल, सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं बतानी। चलिए क्वेश्चन 6। प्रोफेशनल्स वर्किंग फॉर मनी मैनेजर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स आर कॉल्ड। ऑप्शंस ए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बी सेल साइड एनालिस्ट्स, सी बाई साइड एनालिस्ट्स, डी रिटेल ब्रोकर्स। इसका मतलब है कि जो लोग म्यूचुअल फंड्स या हेज फंड्स के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, बाय साइड एनालिस्ट। म्यूचुअल फंड्स एसेट खरीदते हैं इसलिए। एकदम सही लॉजिक। म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स मनी मैनेजर्स हैं। उनका काम है इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ाना, जिसके लिए वो अलग अलग एसेट्स बाय करते हैं। उनके लिए जो रिसर्च करता है वो बाय साइड एनालिस्ट होता है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कॉर्पोरेट फाइनेंस देखते हैं। ऑप्शन बी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो पब्लिक के लिए होते हैं। और ऑप्शन डी रिटेल ब्रोकर्स आम जनता के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। इंटरेस्टिंग। अब तक के फंडा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ डू इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट्स जनरेट देयर रेवेन्यू? ऑप्शंस ए फ्रॉम ब्रोकरेज कमीशंस, बी सेलिंग रिसर्च ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस, सी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, डी फंडिंग फ्रॉम सेबी। इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होते हैं उनको पैसा कहाँ से मिलता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलिंग रिसर्च ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। तो ये किसी और के लिए काम नहीं करते? नहीं, यही तो इनकी खासियत है। ये इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ये ब्रोकर नहीं है जो ट्रेड पर कमीशन खाएंगे। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि उनका मेन बिजनेस खुद ट्रेडिंग करना नहीं है बल्कि दूसरों को अनबायस्ड रिसर्च देना है। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। सेबी किसी एनालिस्ट को फंड नहीं करती। ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और लोग फीस देकर उसे सब्सक्राइब करते हैं। एग्जाम में याद रखना, इंडिपेंडेंट मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल। अच्छा, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। A forecast of the future price performance of a security is called. Options A price target, B stop loss, C strike price, D intrinsic value. इसका मतलब है कि किसी शेयर का आगे चलकर क्या दाम होगा, इसकी भविष्यवाणी को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राइस टारगेट। वैसे स्टॉप लॉस भी तो प्राइस ही होता है एक तरह का। नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन ट्रेडिंग का टर्म है, वहां कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होती है। और ऑप्शन डी इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी शेयर की आज की असली कीमत होती है, फ्यूचर की नहीं। तो जब एक एनालिस्ट आगे की कीमत सोचता है तो उसे हमेशा प्राइस टारगेट ही कहते हैं। क्लियर? हाँ बिल्कुल, टारगेट मतलब फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is a macroeconomic factor that an analyst should monitor? Options A management competence, B inflation, C market share of the company, D corporate governance. इसका मतलब है कि एनालिस्ट को इनमें से किस बड़े आर्थिक फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। बाकी ऑप्शंस माइक्रो हैं क्या? बिल्कुल सही। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत बार फंसते हैं। देखो, मैक्रो का मतलब जो पूरे देश पर असर डाले। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हर कंपनी का खर्चा बढ़ेगा। ऑप्शन ए मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, ऑप्शन सी मार्केट शेयर कितना है, और ऑप्शन डी कंपनी के रूल्स या गवर्नेंस। ये सब सिर्फ एक अकेली कंपनी की बातें हैं, इसलिए ये तीनों माइक्रो फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो मैक्रो का असर सब पर पड़ता है। बहुत बढ़िया ट्रिक है याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। Dimensions of company analysis are broadly classified into options A technical and fundamental, B qualitative and quantitative, C internal and external, D micro and macro. इसका मतलब है कि किसी कंपनी का एनालिसिस किन दो मेन हिस्सों में बटा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसमें लोग फंडामेंटल और टेक्निकल क्यों नहीं टिक करते? इफ यू क्वेश्चन कंपनी एनालिसिस के डायमेंशंस पूछ रहा है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस के नहीं। एक कंपनी को समझने के लिए आपको उसके नंबर्स देखने पड़ते हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट, ये हुआ क्वांटिटेटिव। और जो चीजें नंबर्स में नहीं नापी जा सकती, जैसे मैनेजमेंट की नीयत, ब्रांड वैल्यू, ये हुआ क्वालिटेटिव। इसलिए ऑप्शन बी सही है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है, प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे hundreds ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। हाँ चलो, क्वेश्चन 11 पर आते हैं। द वर्क एथिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ फैक्टर? ऑप्शंस A क्वांटिटेटिव फैक्टर,
बी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, सी क्वालिटेटिव फैक्टर, डी टेक्निकल फैक्टर। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट के काम करने का तरीका और उनकी नैतिकता कैसा फैक्टर है। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वालिटेटिव फैक्टर। अभी जो हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्कस किया, उसी का एग्जाम्पल है ना ये? एकदम सही। देखो, क्या तुम किसी कंपनी के एथिक्स को बोल सकती हो कि ये 80% एथिकल है और 20% नहीं? नहीं ना? हाँ, नंबर्स में थोड़ी बता सकते हैं एथिक्स को। वही तो, जिसे नंबर्स में नहीं नाप सकते वो क्वालिटेटिव है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इसमें कोई डेटा या नंबर नहीं है। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि ये इकोनॉमी की नहीं, एक कंपनी की बात हो रही है। और ऑप्शन डी, टेक्निकल फैक्टर, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, एथिक्स नहीं। इसलिए एथिक्स हमेशा क्वालिटेटिव होते हैं। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is part of the quantitative understanding of a company? Options: A. Analysis of balance sheets. B. Management's vision. C. Brand loyalty. D. Work ethics. इसका मतलब है कि इनमें से क्या कंपनी की क्वांटिटेटिव समझ का हिस्सा है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट्स। क्योंकि इसमें नंबर्स होते हैं। बिल्कुल, क्वांटिटेटिव शब्द ही क्वांटिटी यानी संख्या से बना है। बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट सब नंबर्स में होते हैं। ऑप्शन बी विजन, ऑप्शन सी ब्रांड लॉयल्टी और ऑप्शन डी एथिक्स, इन सब में कोई नंबर नहीं होता। ये सभी क्वालिटेटिव हैं। एग्जाम में बस यही ट्रिक लगानी है, जहां हार्ड नंबर्स दिखें वो क्वांटिटेटिव हैं। समझ आ गया। नंबर मतलब क्वांटिटेटिव। Question 13. How can the role of a research analyst be best summarized? Options: A. Speculator, B. Selector, C. Auditor, D. Regulator. इसका मतलब है कि एनालिस्ट का असली काम क्या है, एक शब्द में। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलेक्टर। सेलेक्टर। मतलब चुनने वाला। एक एनालिस्ट हजारों कंपनीज का डेटा पढ़ता है ताकि वो सबसे बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट कर सके। ऑप्शन ए स्पेक्यूलेटर गलत है क्योंकि स्पेक्यूलेटर सट्टेदार होता है जो बिना रिसर्च के रिस्क लेता है। ऑप्शन सी ऑडिटर गलत है क्योंकि ऑडिटर सिर्फ अकाउंट्स चेक करता है कि सही है या नहीं। और ऑप्शन डी रेगुलेटर, सेबी जैसी संस्था होती है जो रूल्स बनाती है। तो एनालिस्ट सिर्फ एक सिलेक्टर होता है। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 14 देखते हैं। If an analyst holds shares of the same company they're researching, it creates a options: A. Strategic advantage, B. Value addition, C. Conflict of interest, D. Regulatory ban. इसका मतलब है कि अगर एनालिस्ट के पास उसी कंपनी के शेयर हों जिसकी वो रिपोर्ट लिख रहा है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें बुराई क्या है? उसका अपना पैसा लगा है तो और अच्छी रिपोर्ट बनाएगा ना। यही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारा अपना पैसा लगा है तो तुम चाहे अनजाने में ही सही उस कंपनी की सिर्फ अच्छी बातें ही लिखोगी ताकि शेयर का दाम बढ़े। इसलिए ये कोई एडवांटेज या ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी वैल्यू एडिशन भी नहीं है और ऑप्शन डी रेगुलेटरी बैन गलत है क्योंकि शेयर रखना बैन नहीं है, मना नहीं है। पर रूल ये है कि आपको रिपोर्ट में क्लियरली लिखना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं और ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। ओह, ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि इसका अपना फायदा भी जुड़ा हो सकता है। बहुत सही। Question 15. How should jargons and abbreviations be handled in a research report? Options: A. Used extensively to show expertise. B. Avoided or explained clearly. C. Highlighted in bold everywhere. D. Used only in the executive summary. इसका मतलब है कि रिपोर्ट में भारी भरकम शब्द और शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, अवॉइडेड एंड एक्सप्लेन्ड क्लियरली। मतलब आसान भाषा का यूज करना चाहिए। बिल्कुल, रिपोर्ट आम इन्वेस्टर के पढ़ने के लिए होती है। अगर तुम ऑप्शन ए की तरह खूब जार्गन यूज करोगे अपना ज्ञान दिखाने के लिए तो क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आएगा। ऑप्शन सी और डी का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एक अच्छी रिपोर्ट वो होती है जो एक आम आदमी भी समझ सके। इसलिए मुश्किल शब्दों से बचो और अगर यूज करना पड़े तो उनका मतलब साफ साफ समझाओ। क्लियर? हाँ, बिल्कुल क्लियर। कीप इट सिंपल। Question 16. What is essential for an analyst before meeting the company's management? Options: A. Taking a gift for the management. B. Comprehensive pre-meeting research. C. Preparing a final draft of the report. D. Getting SEBI approval. इसका मतलब है कि मैनेजमेंट से मिलने से पहले एनालिस्ट को क्या करना बहुत जरूरी है। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्प्रिहेंसिव प्री मीटिंग रिसर्च। मतलब पूरा होमवर्क करके जाना चाहिए। भाई, एक एनालिस्ट वहां ऐसी बातें पूछने नहीं जाता जो इंटरनेट पे पहले से मौजूद हैं। उसका होमवर्क पूरा होना चाहिए। ऑप्शन ए तो एथिकल वायलेशन हो जाएगा, गिफ्ट नहीं दे सकते। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि मीटिंग से पहले रिपोर्ट फाइनल कैसे हो सकती है, वहां से तो नए फैक्ट्स मिलेंगे ना। और ऑप्शन डी, सेबी अप्रूवल की मीटिंग के लिए कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए प्री मीटिंग रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया। क्वेश्चन 17 देखते हैं। If the analysis is based on future projections,
What must be explicitly stated in the report? Options: A. The analyst's personal address. B. Guarantee of returns. C. Assumptions. D. Names of competitors. इसका मतलब है कि अगर रिपोर्ट में आगे के अनुमान लगाए गए हैं तो उसमें क्या साफ-साफ लिखना चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, assumptions। Assumptions मतलब क्या मानकर चल रहे हैं वो बताना। एकदम वही, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। अगर एनालिस्ट कह रहा है कि शेयर बढ़ेगा तो उसने कुछ सोचा होगा, जैसे जीडीपी 7% रहेगी या रॉ मटेरियल सस्ता होगा। इनको अजम्पशंस कहते हैं। अगर ये नहीं बताओगे तो रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। ऑप्शन ए, एड्रेस का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी, गारंटी ऑफ रिटर्न्स देना तो स्ट्रिक्टली इलीगल है मार्केट में, इसलिए अजम्पशंस क्लियर करना सबसे बड़ा रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Question 18. An analyst's opinion should be primarily based on options: A. Market rumors. B. Management pressure. C. Factual information. D. Gut feeling. इसका मतलब है कि एनालिस्ट की राय किस पर टिकी होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये तो काफी सीधा सवाल लग रहा है। और ऑप्शन डी, गट फीलिंग, यानी सिर्फ अंदर की आवाज से मार्केट नहीं चलता। फैक्ट्स ही सब कुछ है। अच्छा, fact is king. Question 19. Which of the following is a crucial quality of a good research analyst? Options: A. Ability to predict the exact future. B. Comfort with numbers and Excel. C. Having a large social media following. D. Being aggressive in trading. इसका मतलब है कि एक अच्छे एनालिस्ट में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंफर्ट विद नंबर्स इन एक्सेल। एक्सेल। सच्ची ने? हाँ, मजाक नहीं कर रहा। एक एनालिस्ट की जिंदगी बैलेंस शीट्स, डेटा और फाइनेंशियल मॉडल्स के बीच गुजरती है, जो सब एक्सेल में बनते हैं। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि एग्जैक्ट फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, देवता थोड़ी है। ऑप्शन सी, सोशल मीडिया फॉलोइंग से एनालिसिस का कोई लेना देना नहीं है। और ऑप्शन डी, अग्रेसिवली ट्रेडिंग करना एक ट्रेडर का काम है, एनालिस्ट का नहीं। तो नंबर से दोस्ती सबसे जरूरी है। हाँ, तो एक्सेल से दोस्ती करनी पड़ेगी। चलिए आखिरी सवाल, क्वेश्चन 20. If management reveals non-public price-sensitive information during a meeting, what should the analyst do? Options: A. Include it in the report immediately. B. Trade on the information for personal gain. C. Make it clear not to reveal such information. D. Inform only their best clients. इसका मतलब है कि अगर मीटिंग में मैनेजमेंट कोई ऐसी गुप्त जानकारी दे जो अभी पब्लिक को नहीं पता, तो एनालिस्ट को क्या करना चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेक इट क्लियर नॉट टू रिवील सच इन्फॉर्मेशन। पर वो तो इतनी अच्छी जानकारी है, उसको तो रिपोर्ट में डालना चाहिए ना, ताकि इन्वेस्टर्स को फायदा हो। नहीं, यहीं पर तो एथिक्स आते हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और उससे शेयर का प्राइस हिल सकता है, तो उसको यूज करना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ऑप्शन ए, रिपोर्ट में डालना गलत है क्योंकि वो नॉन पब्लिक है। ऑप्शन बी, खुद ट्रेड करना। और ऑप्शन डी, क्लाइंट्स को बताना। ये दोनों ही सीधे जेल जाने वाले काम हैं। एक एथिकल एनालिस्ट मैनेजमेंट को वही रोक देगा और कहेगा कि ऐसी सेंसिटिव बातें शेयर ना करें। बाप रे, ये तो सच में काफी क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई। मुझे लगता है अब कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। हाँ, काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से एग्जाम क्लियर नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। वैसे एक आखिरी थॉट छोड़कर जाता हूँ। एक अच्छा एनालिस्ट सिर्फ बैलेंस शीट नहीं पढ़ता, वो नंबर्स के पीछे छिपी असली कहानी को डिकोड करने वाला एक फाइनेंशियल जासूस होता है। आपको एक डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनना, एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव बनना है। सोचना इस बारे में। क्या बात है, फाइनेंशियल डिटेक्टिव। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रेपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। We'll try to help. All the best for your NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।